तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आखिरी डिसाइडर मुकाबला दिल्ली में खेला गया। भारत ने खलल डाली लेकिन मुकाबला पूरा होने की उम्मीद थी। टॉस हुआ, शिखर धवन टॉस जीत गए। भारत ने कोई बदलाव नहीं किया। साउथ अफ्रीका की तरफ से एक और नए कप्तान की एंट्री हुई। डेविड मिलर कप्तानी कर रहे थे। साउथ अफ्रीका ने 3 बदलाव किए। दूसरे ओडीआई मुकाबले में नॉर्मल गेंदबाजी दिखी रवादा ओनरिक को पूरे सीरीज में कोई सफलता नहीं मिली। शायद इतने बड़े बॉलर के तौर पर शायद उन्हें निराशा ही लगी। और बदलाव कप्तान के तौर पर महाराज जो दूसरा ओडीआई मुकाबला खेले थे, पहले ओडीआई मुकाबले में बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी थी। और जब 279 रन भारत को चेज करने थे दूसरे ओडीआई मुकाबले में, तो मुझे भी लगा कि शायद इतने रन ना चेज हों। और जब आपकी टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम दिख रही, शिखर धवन के रन नहीं आए थे, उसके बाद नीचे जो ऋतुराज को आपने कैमियो खेला, अचानक उनका आपने डेब्यू करा दिया। मिडिल ऑर्डर में जो ईशान किशन की प्रॉब्लम दिख रही थी, शायद उनके फ्रंट फुट हो या बैक फुट हो, उनकी मूवमेंटम उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी। उसके बाद दूसरे ओडीआई में गए उन्होंने, अगर आप देखें, शुरुआत में स्ट्रगल करी, स्ट्रगल के बाद 50 के बाद जो बैटिंग करके दिखाई दी, उसके बाद उनमें कॉन्फिडेंस आया। लेकिन आखिरी ओडीआई मुकाबले में शायद बड़ी पारी वो भी नहीं खेल पाए। और 100 रन बनाने थे, बड़ी पारी खेलने की जरूरत नहीं हुई, थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूटर चाहिए थे। तो साउथ अफ्रीका ने 2-3 बदलाव किए। लुकदी नकदी की तेज गेंदबाजी के रूप में एंट्री कराई। परेल को आपने बाहर भेजा बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर, महाराज को आपने बाहर भेजा, एंड्रिक नोकिया को तो आपने खिलाया लेकिन रबादा को नहीं खिलाया। तो उस केस में जो बदलाव आपने गेंदबाजी में करे हैं उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुए नहीं। मार्को एंशन को आप लाए हैं, फुल्कवाया को आपने एंट्री खिलाई है, स्टैंड बाई में थे। और मार्को एंशन तो आपके लिए वो 15 में हो गए हैं जब डेविड पिटोरियस बाहर चले गए हैं। तो साउथ अफ्रीका टॉस और टॉस के बाद वो मैच भी बड़ी आसानी से हार गए। टॉप ऑर्डर में डिकॉक जब जल्दी आउट होते हैं तो इनकी टीम में ये दिक्कत दिखती है। जाने माल मलान शायद वो स्टार्ट तीनों मुकाबलों में साउथ अफ्रीका को नहीं दे पाए, उस हिसाब की पारियां नहीं खेल पाए जिस हिसाब से एज ओपनर एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी टीम को, या टीम के तौर पर एज ओपनर के तौर पर। डिकॉक भी पहले ओडीआई मुकाबले में जो 48 रन उनके निकाल दिए जाए तो शायद फ्लॉप दिखे हैं। पहले T20 मुकाबले में भी उनके रन नहीं आए, लेकिन जो 2 T20 वाले खे लास्ट के T20 मुकाबले थे वहां उन्होंने बैटिंग करके दिखाई है। ये साउथ अफ्रीका की T20 वाली टीम फिर वही बात होती दिखती है। देखिए, T20 टीम और साउथ अफ्रीका की ओडीआई टीम में क्या फिगर थे, दोनों टीमें लगभग सेम थी, बहुत ज़्यादा चेंजेस थे नहीं। मेरा मानना है जो T20 टीम में, इनकी टीम में जो अच्छी टीम दिख रही है, बैटिंग में जो रन बना के दे रहे हैं, बॉलिंग शायद नॉर्मल दिखी T20 में। आखिरी T20 अगर उठा के देखें, शायद जब आपके सीनियर प्लेयर नहीं खेले थे साउथ अफ्रीका ने 227 रन लगा दिए, तो वहाँ कह सकते हैं आपने ओपनिंग के तौर पर ऋषभ पंत के साथ आप चले गए, रोज जल्दी आउट हो गए, तो वहाँ कुछ विकेटें जल्दी मिल गई, विकेटें गिरती नहीं, रन बनते रहे। और इंडियन वही बात होती है, बैट्समैन उस बैटिंग को अप्लाई करते रहे जहां स्ट्राइक रेट की बात होती है, T20 अप्रोच वाली बात होती है। तो मुकाबला बाहर गए, श्रेयस अय्यर ने रन नहीं बनाए थे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसे प्लेयर थे, सूर्या भी नहीं चले थे। तो मानना पड़ेगा गेंदबाजी जो साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, T20 में इतनी टीम ये तगड़ी क्यों है। मेरा ये मानना है T20 में इनके जो प्लेयर हैं, डिकॉक हैं, मार्करम है, इनके पास जो क्लासन है, डेविड मिलर हैं, ये ओडीआई फिगर में शायद करंट सिचुएशन में उतना नहीं खेलते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। T20 में तमाम दुनिया भर की लीग में या अपने देश के लिए जो ये खेल के दिखा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस है कि दुनिया भर की तमाम जो T20 लीगें हैं उनमें ये रिप्रेजेंट होते हैं, वहाँ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक्सपीरियंस के तौर पर 20 ओवर के गेम में ये घुल मिल चुके हैं, मेरा मानना जहाँ तक है। और साउथ अफ्रीका की शुरुआत जब डिकॉक के साथ वही बात होती लो स्कोरर के साथ हुई, तो उसके बाद टॉप 4 बैट्समैन साउथ अफ्रीका के देखें तो मात्र जानेमन मलाली हैं जिन्होंने दूसरे रन पर रोकने की कोशिश करी। हाँ, डीजा हेंड्रिक्स की बात करें तो इतनी गेंदें खा गए, 20-21 गेंदें खा गए, 3 रन बनाए, प्रेशर इतना क्रिएट कर गए। और आपको पता होगा पहले ओडीआई मुकाबले में टॉप ऑर्डर में ऋतुराज जो किशन प्रेशर क्रिएट कर गए थे, टॉप ऑर्डर में रन बने नहीं, गेंदें खाते रहे, तो अपने ऊपर जो प्रेशर क्रिएट कर लिया, उस प्रेशर से शायद अगर आप देखें जाने मन मलान और डीजा हेंड्रिक्स दोनों नहीं निकल पाए, दोनों जब आउट हो गए। तो 3 विकेटें जब हो गई तो फिर उम्मीद थी कि मार्करम आएंगे, क्लासन अगर अच्छा कर गए, जो पार्टनरशिप बिल्ड कर गए, तो फिर साथ ये हो सकता है 250-200 लगा ले, लेकिन वही बात नहीं, ऐसा कुछ भी हुआ। क्लासन जरूर अच्छा खेले, पूरी सीरीज में मौका उनको मिला, T20 में प्ले में उनकी जगह नहीं बनती है। तो उसके बाद हमने देखा कि क्लासन जरूर अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, वो बैटिंग अप्लाई कर रहे हैं अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने के लिए। लेकिन मार्करम की जो प्रॉब्लम दिखी थी तीनों T20 मुकाबलों में, रन नहीं आए, 2 में उनकी बैटिंग आई, आखिरी में उनसे आप देखें तो फिर उनकी बैटिंग साउथ अफ्रीका ने उनको रोक के रखा। और ये दूसरे ओडीआई मुकाबले में जो उन्होंने रन बनाए थे 80 के तकरीबन, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस शायद मुझे भी लगा कि शायद मार्करम अच्छे प्लेयर दिख रहे हैं दोबारा, फिर जो हल्की सी फॉर्म डगमगाई, लेकिन फिर उन्होंने एक बार निराश किया है। नीचे से आए डेविड मिलर नहीं, वो काम नहीं कर पाए, पारियां बिल्ड नहीं कर पाए। मार्को एंसन ने कुछ नीचे बना दिए, फिर बाकी ये जो बॉलर एंड पर आपके पास देखें बैटिंग थी नहीं, बरेल भी नहीं थे इस बार, महाराज को अभी आपने नहीं खिलाया, तो टैलेंडर भी आपके जल्दी जल्दी आउट हो गए। और आखिरी विकेटें कुलदीप यादव ने जो विकेटें ले ली, वहाँ से साउथ अफ्रीका का पतन हो गया, 99 पर आउट ऑल होगी।
और साउथ अफ्रीका की 8 विकेटें हमारे स्पिनरों ने ली हैं, आखिरी 4 विकेटें कुलदीप यादव के नाम रहीं। और जो टॉप ऑर्डर में बात करते हैं, वाशिंगटन सुंदर ने जो विकेटें लेके दिखाई हैं, शहबाज अहमद को क्रेडिट जाएगा डेविड वार्नर के तौर पर। आप देखें दूसरा मुकाबला था उनका, तो हमें लगता है जो वाशिंगटन सुंदर हो या शहबाज अहमद को हमने टीम में डाला है, पिछले दोनों ओडीआई मुकाबले उनको प्लेइंग 11 में खिलाए, तो मुझे लगता है कि जब हमारी बैटिंग में थोड़ी गहराई दिखी तो साउथ अफ्रीका शायद ये भी एक निगेटिविटी हो सकती है। क्योंकि आप देखें पहले ओडीआई मुकाबले में हमारे पास शार्दुल ठाकुर के बाद बैटिंग नहीं थी, कुलदीप थे, जो हमारे पास रवि थे। नीचे से बात करें तो फिर गेंदबाजों में सिराज हो या आवेश, वो साथ बैटिंग नहीं कर सकते हैं। और जो बैटिंग का काम करते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर हम शहबाज अहमद की बात करें या फिर हम वाशिंगटन सुंदर की बात करें, तो फिर बैटिंग में एक्सपीरियंस है, बॉलिंग अच्छी खासी कर सकते हैं। नई बॉल के साथ डिकॉक को आउट करना एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और वही बात होती है 99 रन पर जब ऑल आउट हुए तो लो स्कोरर था। और इंडियन बैटरन को आपको पता है कितनी गेंदबाजी क्यों ना किसी भी टीम की तगड़ी हो, जब आपको 100 रन बनाने हैं 50 ओवर के गेम में, 2 ओवर प्रति रन बनाने हैं, 10 विकेटें आपके हाथ में, तो आप नहीं चाहते हैं किसी निगेटिविटी के साथ उतरे। आपके जो कंधे होते हैं, आपकी आउट ऑफ फॉर्म होती है, उसमें आप थोड़ा और आप दिखते हैं। और हुआ भी शिखर धवन भी बढ़िया, अगर आप देखें शुरुआत में हो या फिर जब तक वो खेले तब तक दिखे तो कंफर्टेबल, लेकिन वही बात होती है मिस कैलकुलेशन, उसके बाद रन आउट। और शुभमन गिल जो पिछले 2 मुकाबले से अच्छी बैटिंग करके दे रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं अच्छी क्लासिक प्लेयर हैं। और टाइमिंग के साथ आप देखें पंच काफ़ी अच्छे लगाते हैं, बैक फुट हो, उसके बाद अगर आप बात करें जो अगर आप देखें सीधे शॉट कई बार अच्छे खेलते हैं वो। नीचे से नंबर 3 पर ईशान किशन आए, 18 विदश बनाए, वही बात होती है उनका वो गेम नहीं है कि वो सिंगल डबल में कन्वर्ट करके आपको रन बनाए। उनका गेम होता है सामने वाला, अगर आप तेज गेंदबाज हो, एज स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म सीमर हो, वही बात होती है अगर वो उस पर पिटाई करते हैं, बाउंड्रियां कंप्लीट करते हैं, सामने वाला गेंदबाज फिर खुद अपने आप को कमजोर समझता है। तो मेरा मानना उसके बाद नीचे से जो अगर आप देखें फिर इंडियन गेंदबाज बैटिंग रोल में अगर आप देखें, श्रेयस अय्यर ने पूरी सीरीज में रन बनाए हैं। पहले उड़े मुकाबले में टॉप 4 जब विकेटें जल्दी गिर गई, उसके बाद अचानक 30-32 गेंदों में जो आके 50 लगाया, वहां से कॉन्फिडेंस दिखता है बल्लेबाज के रूप में। आखिरी T20 मुकाबले में जरूर फ्लॉप हुए, दूसरे उड़ाई मुकाबले में अपने 100 जमाया। और जहां आपको लगता था कि हम पहला मुकाबला हार चुके हैं, सीरीज जीतनी है या सीरीज में बराबरी करनी है, तो मुकाबला जीतना है। और फिर उस रिदम में जब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पहले उड़ाई मुकाबले में चढ़ के दिखी हो, तो क्रेडिट तो फिर जाएगा, कोई हो बल्लेबाज हो गेंदबाज हो, इंडियन के तौर पर अच्छा दिखा है, गेंदबाज हो फील्डर के तौर पर पहले मुकाबले में जो गलतियां दिखी वो भी नहीं दिखी हैं। संजू सैमसन दोनों मुकाबलों में अच्छी बैटिंग करते दिखे। आखिरी समय ऐसा लगा इस पहले मुकाबले में संजू शायद थोड़ी गलती करके थोड़ी शायद अपनी पारी को समय रहते एक्सलेट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए हैं। तो संजू बात करें तो फिर 90 के क्लोज जो पहले ओडीआई मुकाबले में रन बनाए, दूसरे में आए 30 रन बनाए, नॉट आउट रहे, दोनों ओडीआई मुकाबलों में नॉट आउट रहे। यहाँ बैटिंग नहीं आई, सहवाग हो या शार्दुल ठाकुर की हम बात करें तो फिर हमारे पास नीचे बैटिंग थी। और इंडिया की आप देखें चेजिंग करते हुए 3 ओडीआई मुकाबले जीते हैं, और चेज में हम बेटर दिखते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम ये बी टीम के साथ ही बेटर दिख रहे हैं, हमारी सीनियर टीम हो, T20 हो, फिर हम बात करें ओडीआई फिगर हो, यानी अगर बात करें रेड बॉल को छोड़कर शायद हम चेज में ज़्यादा बेटर दिखते हैं, और ये कमाल हुआ है। और पूरी सीरीज में देखें तो शायद शिखर धवन की थोड़ी समस्या दिखी है, उन्होंने शायद उतने रन नहीं बनाए एक सीनियर कप्तान के तौर पर या सीनियर प्लेयर के तौर पर। शुभमन गिल चलिए पहले ओडीआई मुकाबले में जल्दी आउट हो गए, लेकिन शुभमन बाकी अगर आप देखें दोनों मुकाबले में शायद अच्छी दिखे हैं। ईशान किशन शायद एक ऐसी बारी खेल गए जहां से आप अगर आसानी से मुकाबला जीतने का जो काम किया है आपने, उसमें एक अहम रोल निभाया है। श्रेयस तो कंसिस्टेंसी रन बना ही रहे हैं, संजू आए उन्होंने रन बनाए, नीचे से एक मैच मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी करी है। तो फिर गेंदबाजी में जो आपके पास विकल्प थे, मोहम्मद सिराज की देखिए हमें बात करनी पड़ेगी। पहला ओडीआई मुकाबला हो, दूसरा ओडीआई मुकाबला हो, आखिरी ओडीआई मुकाबला हो, टॉप ऑर्डर से विकेटें लेना, नई गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी करना इन्हें आता है। और क्यों ये जसप्रीत बुमराह का जो स्लॉट है उसमें मोहम्मद शमी की कंपटीटर बने जा रहे हैं। देखिए एक प्लेयर ऐसा है जिसने T20 हो, ओडीआई हो, जिसमें खेल के नहीं दिखाया, वो है मोहम्मद शमी। और खबर ये है कि शायद उन्होंने एनसीए में जो अपने फिटनेस टेस्ट हैं वो लगभग क्लियर कर लिए हैं। शायद आज उनका आखिरी टेस्ट होगा जिसमें उनकी रिपोर्ट शायद मुझे लगता है सेटिस्फाई आएगी। और कल खबर ये है कि शार्दुल ठाकुर के साथ साथ मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज कल ऑस्ट्रेलिया फ्लाई कर जाएंगे। क्या जो मोहम्मद शमी की बात करते हैं या मोहम्मद सिराज की बात करते हैं, जसप्रीत बुमराह की स्लॉट में कौन फिट है? आई थिंक जो करंट सिचुएशन की बात करें और हम बात करें हालिया फॉर्म की जो सटीकता की बात करेंगे, तो शायद मोहम्मद सिराज थोड़े आगे चले गए हैं। एक ऐसा गेंदबाज जिसने क्रिकेट खेली नहीं है, हालिया फॉर्म में T20 वाले फॉर्मेट में घुलना मिलना या अचानक आप बात करें तो फिर सामने वाली टीम के सामने वो रिदम पाना आसान नहीं होता है, और सिराज ने वो करके दिखाया है। आखिरी T20 मुकाबला हो, आखिरी डेथ ओवरों में साउथ अफ्रीका को उतनी अच्छी फिनिश नहीं करने दी है, ये सिराज का क्रेडिट है। दीपक चहर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है।
तो दीपक चहर शायद ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है। बाकी गेंदबाजी उन्होंने खराब नहीं करी, बैटिंग में भी अप्लाई उनके पास है। और कल के लिए जो खबर है उसमें ये अपडेट है कि जसप्रीत बुमराह का स्लॉट है उस पर बीसीसीआई ने अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। और बीसीसीआई में जो चुनाव चल रहे हैं 5 पदों को लेकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर, बाकी जो आईपीएल चेयरमैन की बात करते हैं तो धूमन की शायद वहाँ एंट्री हो जाए, और रोजर बिन्नी की बात करते हैं जो आसम से शायद आते हैं, वो उनको शायद नॉमिनेशन फिल कर दिए हैं कल से। तो बीसीसीआई की तरफ से सौरभ गांगुली एज ए प्रेसिडेंट, छुट्टी हो चुकी है लगभग, कह सकते हैं जो फॉर्मेलिटी है शायद वो होनी बाकी है। मुझे लगता है उनका अब बीसीसीआई से जो पत्ता है, जो दबंगी भी इनकी चली थी विराट के समय में, विराट की कप्तानी गई, विराट की चीज़ें आई अंदर बाहर, उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल था। फिर भी कहेंगे उनका एक रोल था तो मानना पड़ेगा। इनकेस मेरा मानना है हमारी सीनियर टीम है अब। बाकी आज बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है इंग्लैंड के सामने, माफ़ करना ऑस्ट्रेलिया होगी। पहला टी20 मुकाबला हाई स्कोरर रहा था, दोनों टीमें अच्छा खेली, आखिरी समय तक लड़ी। क्रिकेट के लिहाज से एक अच्छा गेम हुआ और वर्ल्ड कप के लिहाज से भी एक अच्छी तैयारी हो सकती है। और हाई स्कोरर मुकाबला रहा, बॉलों पर अगर आप देखें दोनों तरफ से धमाल हुआ।